नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए हादसे ने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की कीमत कितनी महंगी पड़ सकती है, ये हम 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी और अब चमोली हादसे से जान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक हम विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन करते रहेंगे। हिमालय क्षेत्रों में अंधाधुंध बांधों का निर्माण कई बड़े सवाल पैदा कर रहा है। बांधों को लेकर सरकारी नीति पर भी अब सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद राज्य के 39 में से 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी, लेकिन मामला कोर्ट में होने के बावजूद उत्तराखंड में बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रहा। नतीजा आप देख सकते हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं और जिंदगी का साथ छूट रहा है। तबाही की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कुदरत के कहर ने त्राही त्राही मचा दी है। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भयंकर तबाही हुई है। नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाने के कारण ऋषिगंगा घाटी में अचानक भयंकर बाढ़ आई और कई जानों को निगल लिया। राहत कार्य तो पूरी रात वहां पर चलता रहा। 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषि गंगा नदी पर ही है, ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया। इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। जोशीमठ में टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सेना और एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कई पावर प्रोजेक्ट को इससे नुकसान होने की आशंका है। कल सुबह से हम लगे हुए हैं जब से डिजास्टर हुआ है। एंड कल जो 12 लोग निकले थे उसको भी हमने मेडिकल एड दी है। एंड वो 12 ठीक हैं, सेफ हैं, स्टेबल हैं। एंड अभी हम अंदर जो टनल में और फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। होपफुली उसमें भी कुछ सर्वाइवर्स होंगे तो हम उसको भी रेस्क्यू करेंगे एंड उसको फर्स्ट एड देंगे। सर, जो रेस्क्यू करके लाए जाते हैं तो उनको कहाँ पर फिर शिफ्ट किया जाता है? जिस तरह से फर्स्ट एड हमारा आर्मी हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो आर्मी हॉस्पिटल में हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वार्ड है, आईसीयू है। तो सॉरी, कितनी टीमें लगी आप? हमारी अभी फ़िलहाल 2 टीमें लगी हुई हैं। एक दूसरे साइड पे थी और एक यहाँ पे है। मेन टीम जो है हमारी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर रेस्क्यू है, यहाँ पे काफ़ी बंदे फंसे हुए हैं, तो मेजर टीम जो है हमारी यहाँ पे। लेकिन प्रकृति का यह आतंक यहीं खत्म नहीं होने वाला है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की कीमत और भी महंगी हो सकती है। जिस तरह से बेधड़क तरीके से हिमालयी क्षेत्रों में बांधों का निर्माण हो रहा है, वो चिंताजनक है। बांधों की सरकारी नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस देश में आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है और जल समस्या लगातार बनी रहती हो, वहाँ अगर 95% से ज्यादा बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है तो वो हैरत की बात नहीं है। पिछले 50 वर्षों में भारत ने बांधों और संबंधित अवसंरचना में पर्याप्त निवेश किया है और बड़े बांधों की संख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। लेकिन बांध निर्माण की नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संसद में सरकार ने माना था कि देश के कुल 5000 बांधों में से 670 ऐसे इलाके में हैं जो भूकंप संभावित जोन की उच्चतम श्रेणी में आते हैं। सवाल ये उठता है कि भूकंप संभावित इलाकों में मौजूद ये बांध आखिर कितने सुरक्षित हैं? वैसे भारत में बांधों का निर्माण और उनकी मरम्मत की निगरानी केंद्रीय जल आयोग करता है। आयोग के साथ सरकारें भी दोहराती रही हैं कि सभी बांधों की सुरक्षा जांच होती रही है और भूकंप संभावित जोन में आने वाले बांध भी किसी आपदा को झेल सकने में सक्षम हैं। लेकिन जमीनी हालात कुछ अलग हैं। उत्तराखंड में आपदाओं के बाद हमेशा ही नदियों पर बने बड़े बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स पर उंगली उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चिंता जता चुका है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार का अपना जल संसाधन मंत्रालय 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने मान चुका है कि उत्तराखंड में गंगा पर कोई भी नया पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद राज्य के 39 में से 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद उत्तराखंड में बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रहा है। खतरा सिर्फ उत्तराखंड पर ही मंडरा नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनना जारी है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 800 छोटी बड़ी झीलें बन चुकी हैं। 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील हैं।
इन हालात को देखते हुए हिमालयी क्षेत्रों में बांध बनाने के लिए नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। ग्लेशियरों के मुहाने पर बांध का निर्माण करना पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। नीति घाटी तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के दुष्परिणाम सामने हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बांधों के निर्माण ने ग्लेशियरों की जड़ें हिला दी हैं। धड़ाधड़ बन रहे बांधों पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इस तबाही का सबब समझने की आज कोशिश करेंगे और भविष्य को लेकर किस तरह की चेतावनी इस घटना ने हमको दी है, यह भी समझने का प्रयास होगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तारुफ में आपका करा दूं। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। हिमांशु ठक्कर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समन्वयक हैं SANDRP से। नवीन भटनागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व DIG NDRF। रमेश भट्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तराखंड। प्रोफेसर दीपक भट्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ग्लेशियर विशेषज्ञ हैं। अभिषेक चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक आत्रे भी चर्चा का हिस्सा है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनिल जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, इतनी बड़ी तबाही हमने कल देखी, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही कि इसके पीछे की वजह क्या है। सर, वजह समझ सकते हैं क्या हम? देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या इस रूप में है कि हम प्रकृति को समझने में कहीं असफल हैं, और हिमालय का जो पूरा संवेदनशील क्षेत्र है ये देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के पूरी आवश्यकताओं को देश की पूरी करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अभी, जब हमने उत्तराखंड राज्य की मांग भी की थी तो सशर्त ये बात तय थी कि हमने ये दर्शाने की कोशिश की थी कि हम संवेदनशील हैं, इसमें हमारी योजनाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो होता नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ के हम उसी तरह की योजनाओं की कल्पना करते हैं जैसे अन्य इलाकों में होती है, इसलिए इसकी राज्य की मांग की। लेकिन इन सब 2 दशकों में भी हमने गंभीरता से ये नहीं समझा। 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला कि नंदा देवी बायोस्फीयर है जहाँ पे ये घटना घटी। एक तरफ नंदा देवी बायोस्फीयर होने के कारण आप गाँव के लोगों को हवा, वहाँ की पत्ती को छूने नहीं देते, वहाँ के वनों को छूने नहीं देते, और वहीं पर आप एक बांध बना लेते हैं। तो सरकार की गंभीरता, संवेदनशीलता की इसी से पता चल सकती है। कितनी विडंबना है, विरोधाभास कि सरकार ने गांव को अलग कर दिया उनके वनों को छूने के लिए, लेकिन वहीं पर बांध बन जाता है। दूसरी बात, इस तरह की घटनाओं से ये सबक भी लेना चाहिए कि जो अन्य बांध है, आज ये ग्लेशियर के कारण हुआ, अन्य बांधों के कुछ चट्टान खिसक सकती है, इस तरह की घटना हो सकती है। इससे समय है सचेत हो जाना चाहिए कि अन्य बांधों में जहां इतने बड़े जलाशय हमारे पास है, ये वाटर बम से कम नहीं है किसी भी हालत में। क्योंकि आपने देखा कि जब भी घटना घटी किस तरह से तूफानी पानी आया, और अगर जितना बड़ा बांध होगा वो उतनी बड़ी जो परिणाम देगा। तीसरी आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब समय आ चुका है कि हिमालय की संवेदनशीलता को समझते हुए छोटे छोटे पन बिजली योजनाओं का अपना ग्रिड बनाते हुए, ज्यादा लोगों को रोजगार देते हुए इस तरह की कल्पना करें, हिमालयी केनाल नेटवर्क क्रिएट करें ताकि गंगा यमुना का उपयोग स्थानीय हो। तब जाके शायद हम एक राज्य को जस्टिस कर पाएंगे, जो कि हमने अभी तक किया नहीं है। जी, प्रोफेसर दीपक भट्ट भी हमारे साथ है। तो दीपक जी, बढ़ता हुआ प्रदूषण, ग्रीन हाउस से निकलने वाली उत्सर्जन गैसें, ओजोन परत में छेद, सर, इन तमाम वजहों के साथ साथ और दूसरी कौन सी वजह समझ में आती है जिसकी वजह से हम इस तरह की घटना देखते हैं जो हमने कल देखी? देखिए, ये जो घटना हुई है, इस घटना का परोक्ष रूप से जो संबंध है वो ग्लेशियर से है। जी, ग्लेशियर्स के साथ साथ अगर ये परियोजना वहाँ बन रही है, परियोजना बनी है या काम कर रही है, उसमें जो वहाँ पे जो इलीगल ऑपरेशंस होते हैं, उन इलीगल ऑपरेशंस को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि वहाँ पे सरकारी अमले के सामने या प्रशासन के सामने या वहाँ की कलाइट्स के सामने खनन की प्रक्रिया भी जारी रहती है, उससे भी कुछ दुष्परिणाम इन प्रोजेक्ट्स को होते हैं। जी, दूसरी बात ये कि ये जो डैम बना है, ये जैसे डॉक्टर जोशी जी ने अभी कहा कि NDVR क्षेत्र में है, जहाँ पे भी एक आदमी को या किसी मनुष्य को एक भी पत्थर उठाने की अनुमति नहीं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर वहां पे बन रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। और जहां तक रहा प्रश्न कि ये प्रोजेक्ट
फेल क्यों हुआ या ये डिस्ट्रॉय क्यों हुआ या मैकेनिज्म क्या था इस आपदा के आने का, तो सीधा सा रिलेशन वर्क नहीं है, ग्लेशियर से ही है। वो या तो एवलांच सूट हुआ या वहां पर ग्लेशियर का बड़ा मूवमेंट हुआ, ये सब उस स्टडीज की जो रिपोर्ट्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। पर ये जो मैं डॉक्टर जोशी से दिमाग रखूंगा, छोटी छोटी जो परियोजना है पंचक्की का ये जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कुछ डेवलप करना तो इस वे में हमें जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, हिमांशु ठक्कर भी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, असल में बड़े बांधों की बात करें तो विश्व में अमेरिका और चीन के बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन सर इस हैसियत को काबू में करने के लिए, इस हैसियत को संभाले रखने के लिए आपको क्या लगता है बांधों की नीति में कितने बड़े बदलाव की जरूरत है? क्या बांधों को भी अब बंधन में रखने का प्रयास किया जाना चाहिए? देखो, ये 21वीं सदी में बड़े बांध का कोई औचित्य नहीं रहा है। आप हमारा जो इरिगेशन, हमारे जो देश में 5000 से ज्यादा बड़े बांध है, उसमें से 97% बड़े बांध इरिगेशन के हैं, सिंचाई के। जी। और ये उत्तराखंड में जो अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो अभी हिमालय में पिछले 20 साल में बनना शुरू हुए, वो सिर्फ 3% बड़े बांधों में आते हैं। और जो ये हाइड्रो पावर की जहां तक सवाल है, तो एक यूनिट बिजली की कीमत हाइड्रो पावर से 6 रुपये से ज्यादा है। सोलर और विंड से 3 रुपये से कम में बिजली मिलती है। जी। तो आप क्यों बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, जिसकी इकोलॉजिकल वायबिलिटी तो कभी थी ही नहीं, और जिसकी कोई सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है? जी। वो डिजास्टर पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। आप देखिए, ये प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरे? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। बिल्कुल। तो और वो दोनों अनकम्प्लीटेड और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, दोनों में लोग मरे। और इससे हादसे का स्वरूप कितना बढ़ गया है, ये 2013 में भी हुआ था। लेकिन हमारे सिस्टम को कोई भी हादसे से सीख लेने की सिस्टम ही नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं। आज 2013 में जो हादसा हुआ, उसका कोई रिपोर्ट आपने देखा है जिसमें ये बताए कि वो हादसे में क्या हुआ, उससे क्या सीख ले सकते हैं और उसका कैसे सीख लेंगे, हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? ऐसा कोई रिपोर्ट आज तक एग्जिस्ट नहीं होता है, सोचिए। तो हम हादसे से सीखते नहीं हैं, न कोई जवाबदेही तय करते हैं। और तो हमारे लिए एक ही भविष्य है कि हम ऐसे हादसे की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती जाए, जब तक हम इसे सीख के इसमें बदलाव नहीं लाएं। ठीक है, तो इस तरह के हादसों से सीखने की जरूरत है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक आत्रे भी हैं। अभिषेक जी, असल में सुप्रीम कोर्ट में 2013 की त्रासदी के बाद उत्तराखंड में 39 में से जो 24 प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको रोक दिया गया था, लेकिन सर उसके बावजूद भी काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं करती क्या सरकार? नहीं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो रोके गए थे वो डिफरेंट थे, अब ये दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट इस बात में तो ये सच्चाई है कि अब हमें टाइम आ गया है कि हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ज्यादा सस्ती भी पड़ती है और इकोलॉजिकली तो नो डाउट मोर वायबल है ही। 2013 में जो घटना हुई थी, वहां पे बादल फटने से वो झील थी उस समय, तो वो जो केदारनाथ जी के ऊपर वो टूटी थी। इस समय ये डैम टूटा है। डैम में मतलब अब पोजीशन ये है कि हम कब तक इन्हीं चीजों पे चलते रहेंगे, लगातार उसी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे। सरकार उत्तराखंड, हमारे यहाँ उत्तराखंड में 73% फॉरेस्ट एरिया है। अभी पिछले दिनों जो 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें बहुत सारे करीब 50,000 के करीब पेड़ भी काटे गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इकोनॉमिक, वो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने का। तो हमें कंट्रोलिंग तो सभी पे करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, वहां आग लगी हुई है, कैलिफोर्निया के, ये मतलब ये संकेत है कि अब सचेत होने का वक्त आ चुका है। हमें बहुत वार लेवल पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। 2013 की त्रासदी के बाद भी हमने किसी तरह का सबक नहीं लिया, इसका मतलब हम तब भी नहीं हुए सचेत? देखिए, रिजल्ट हमारे सामने है। अभी भी सचेत होने का मौका है या अभी हाथ से निकल गया है? सचेत होने का मौका है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे तो हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी।
उसके लिए अभी उत्तराखंड सरकार ने उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाने के लिए भी एक्ट निकाला हुआ था, ताकि डिस्करेज हो इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अभिषेक चौधरी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जल संसाधन मंत्रालय मान चुका था कि उत्तराखंड में गंगा पर कोई भी पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है। इस तरह की चेतावनी के बाद भी या इस तरह की समझ के बाद भी इस तरह की घटनाएं होना या इस तरह के प्रोजेक्ट्स का बनना, ये किस ओर इशारा करता है सर? मानना है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट एकदम साफ थी, उन्होंने एकदम स्टे लगाया सारे प्रोजेक्ट पर। मगर जो ये त्रासदी हुई है ये वो उन प्रोजेक्ट से हुई है जो पहले से ही वहां पर थे, पहले बाकी चल रहे थे। रिपोर्ट थी जो IIT कानपुर रिपोर्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसमें साफ कहा कि 2000 मीटर से अब नो कंस्ट्रक्शन, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वहां पे किसी तरीके का काम नहीं होगा। तो ये जो त्रासदी हुई है इसका मैं पूरा श्रेय 100% वो मानव को दूंगा, वो इंसानों को दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। और ये सरकार वहां पर आप मूंद कर बैठी रही, तो सारा श्रेय मानव को जाएगा, वहां की सरकार को जाएगा। और तब जब 2013 के सबक से, केदारनाथ के केस से हम नहीं सीख पाए, 2013 से ही सही बात है, जो रिपोर्ट का पालन नहीं हुआ। जी, तो वाकई जब मानने की जरूरत थी तो माना नहीं गया, हिदायत मिली, चेतावनी भी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ नवीन भटनागर भी हैं, पूर्व DIG NDRF। सर, NDRF ऐसे में देवदूत समझते हैं लोग कि देवदूत की तरह हमारे बीच में आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। सर, किस तरह की चुनौतियों का असल में सामना करना पड़ता है इस तरह की घटनाओं के बाद? जी, चुनौतियां तो डे बाय डे नई आ रही हैं। 2005 में NDRF बनी थी, जब केवल हम उस टाइम साइक्लोन, बाढ़ और इस टाइप की एक्टिविटीज को डील करते थे। जी। उसके बाद अभी ये शुरू हो गई है, इस टाइप की ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। जैसे हिमालयन रिज वगैरह में इस टाइप की एक्टिविटी हुई है। बट एनी हाउ हम लोग वेल ट्रेंड है, और स्पेशली रेस्क्यू ऑपरेशंस में कितना भी डीप रेस्क्यू ऑपरेशन हो, टनल का हो, अंडर ग्राउंड हो, ये एयर पर हो, तो उसमें वी आर ट्रेंड। हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट है और जो मैन पावर यंग है, वेल ट्रेंड है, तो इसलिए हम लोग जाते हैं और हम डरते नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है मैन को बचाना, यानी ह्यूमन लाइफ बचाना, दूसरा एनिमल लाइफ बचाना, तीसरा उनको वहां से रेस्क्यू करके फर्स्ट एड सेंटर देना और उनको फर्स्ट एड देना। ये हमारी प्रायोरिटी होती है और उसके लिए हम वेल ट्रेंड है और उसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी भी आप देखिए टनल में जाके हम लोगों ने, क्योंकि BA सेट्स वगैरह हमारे पास और इक्विपमेंट, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, और हम अंदर से मिट्टी निकाल के और काफी लोगों को बचा रहे हैं। पर सर, ऐसे में वो बड़ी चुनौती क्या होती है जब आपको अंदाजा है कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन उन फंसे हुए लोगों को निकालने की प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों की और जान न चली जाए, कहीं उनको नुकसान न पहुंचाए, वो किस तरह का चैलेंज होता है सर? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास लाइफ लोकेटर्स भी हैं, डॉग भी हैं, जो बता देते हैं किस डायरेक्शन में अभी लोग जिंदा हैं, और उधर हम अपना जाके अपना फोकस करके उनको बचा के निकाल के लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ केस दूसरा है, ये पानी बर्फ का पानी है, ठंडा है, और बेशक आदमी जिंदा है अंदर, एयर पॉकेट है अंदर, एयर पॉकेट में लोग बच जाते हैं, जल्द बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हो पाती अगर एयर पॉकेट मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह इतना ठंडा पानी है, बगैर भूखे प्यासे रह के बॉडी को हम वार्म नहीं कर सकते, तो वो हाइपोथर्मिया हो जाता है और बॉडी जकड़ जाती है, जाम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हार्ट अटैक से, दम घुटने से मौत हो जाती है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जितना जल्दी हम ऐसी सिचुएशन में पहुंचे, उतना जल्दी हम आदमी को निकाल के फर्स्ट एड देके और बचा सकते हैं। ये हमारी मेन प्रायोरिटी होती है, जो हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि हम कितना जल्दी वहाँ पेनिट्रेट कर सकें, क्योंकि बड़ी लंबी टनल है, लगभग 1.5 किलोमीटर की है। वैसे हमने काफी ओपनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट ओपनिंग तो बन जाए, जो एटलीस्ट वहां से एयर वेंटिलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए उम्मीद है कि हमें कि काफी हम सक्सेसफुल होंगे। और बाकी ITBP के लोग हैं, वो भी वेल ट्रेंड है, और आपके स्टेट डिजास्टर फोर्स है, काफी पुलिस है, सभी लोग साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ शादाब शम्स जुड़ रहे हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। शादाब भाई, स्वागत है आपका। सर, कितनी गंभीरता से इस घटना को सरकार ले रही है? घनश्याम भाई, बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है, और सबूत है
जैसे ही आपदा के बारे में पता चला, माननीय मुख्यमंत्री तमाम कार्यक्रम छोड़ के घटना जी हम ये कह सकते हैं कि तमाम सरकार की सतर्कता के बावजूद बड़ी जिम्मेदारी से जो सरकार ने SDRF ने, NDRF ने और तमाम हमारे जो विभाग हैं सबने सतर्कता बरती, सरकार सचेत रही, सतर्क रही, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस आपदा को कंट्रोल करने में हम कामयाब रहे। हम आपदा को रोक तो नहीं पाते, लेकिन हम कंट्रोल करने में, उससे जो भारी नुकसान हो सकता था, कहीं न कहीं कंट्रोल करने में कामयाब हुए। लेकिन जितने भी विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, जो इस विषय की गहनता को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। क्या हम ये सोचे शादाब भाई कि कच्चे लालच में फंस के, छोटे लालच में फंस के हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं प्रदेश का? नहीं घनश्याम भाई, कभी भी नहीं। ये हमारी सरकारों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो आदरणीय वैज्ञानिक महोदय जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पिछली सरकारों की, क्योंकि जब ये त्रासदी आई थी, पिछली त्रासदी, और जो पिछली सरकार में जल संसाधन मंत्री जब 13-14 में केंद्र सरकार में थे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए थे। हम कभी खड़े नहीं हुए, हम कभी इस फेवर में नहीं रहे, लेकिन जिनके पैसे लगे हैं, जिनको अप्रूवल मिला है, उससे हम क्या कर सकते हैं। शादाब भाई, सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार से कहा था कि सरकार चाहे तो उन प्रोजेक्ट्स को सेंसिटिव जोन से बाहर रख सकती है, जहां इस तरह की घटना हो सकती है, उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। इस और कोई काम किया गया क्या सरकार की तरफ से? सरकार माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोकने का काम किया। जो हमारी सेंसिटिव जोन है, ऊपर जो 5 जोन में आते हैं, जिसमें हम बहुत सेंसिटिव मानते हैं, जिन्हें हम इको सेंसिटिव जोन मानते हैं, हम उन तमाम इकोलॉजिकल जहां हमें प्रॉब्लम दिखती है, हम तो खुद सोलर पे आ गए हैं। यहाँ तो तमाम अब सोलर एनर्जी के पैनल्स लगाए जा रहे हैं। हम तमाम डैम्स के बराबर में हमारे जहाँ खाली जगह हमें दिख रही है, तमाम नहरों के बराबर में हम लोग सब उसी सोलर एनर्जी के ऊपर आ रही है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि किसी भी तरह से हमारे सामने दिक्कत है और बहुत सारी परेशानियां हैं। हमें एक तरफ शादाब भाई साल 2019 में एक याचिका दायर की गई, जिसमें इसी ऋषिगंगा प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया था, जो सैलाब में बह गया। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व का होने का नुकसान और प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का जिक्र था, और गांव रैणी के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। उस विरोध के बावजूद ये प्रोजेक्ट चल रहा था ना? मैं बिल्कुल मानता हूँ चल रहा था। अब जिन लोगों का प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, अगर हम उन्हें बंद करते हैं तो सवाल उठता है वो कि हम उन्हें पे करना पड़ेगा, उन सब लोगों का जो पैसा है उसे नुकसान हो जाएगा। और सरकार हमारी हैसियत नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हो जाइए केंद्र सरकार से। इसीलिए तो हम ग्रीन बोनस मांगते हैं, हम इसीलिए ग्रीन बोनस की दरकार लगाते, दुहाई देते हैं कि हमें ग्रीन बोनस दे दीजिए, हम इन तमाम झंझटों से बाहर आ जाएंगे। तो हम लगातार सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उम्र बढ़ा है, लेकिन हम आप ही केंद्र में, आप ही राज्य में, तो भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये तो अजीब स्थिति है। शादाब भाई, आप मेरे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना है। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो बांधों के बंधन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, इस घटना के पीछे का जो रियल सच है, असल सच है, वो है क्या? ब्रेक के उस पार। और आज लोकतंत्र में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में आई प्रलय की, और उस प्रलय के पीछे की असल वजह जानने का प्रयास भी है, और इसी के लिए बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा लगातार जारी है। मेरे साथ प्रोफेसर दीपक भट्ट भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले वहां के ग्लेशियर की, पहाड़ों का ख्याल रखना कितना जरूरी है, और कितना अजीब लगता है इस मौसम में ग्लेशियर का टूट जाना आपको? देखिए, अगर कोई भी डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जियो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और हम उसमें एक जियो इन्वेस्टिगेशन में हमारे कुछ क्राइटेरिया, कहाँ पे डैम बनना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनना चाहिए। तो पहला जो क्राइटेरिया होता है वो नैरो गॉर्ज में डैम बनने चाहिए। इस सकरी घाटी में डैम बनने का मकसद ये रहता है कि उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट कम आती, इसलिए उस साइट को चूज किया जाता है। पर और पैरामीटर्स को भी साथ में देखा जाता है कि वहां पे या कोई रंस है, कोई फॉल्ट है, कोई थ्रस्ट, इस टाइप की सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। फाइनल डीपीआर जमा होगी, ऐसा डैम बनना चाहिए। मगर अगर हम नंदा देवी वाइस बात करें, वहां पे कैसे डीपीआर बन गई, इस टाइप का ये सैंक्शनिंग होगा, ये थोड़ा से परे लगता है। और जब ये डैम एक बार बन गया था, इसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और एक कंपनी, जिस कंपनी ने इस डैम को बनाया, उसने अपने हाथ फ्री कर दिए थे, हो नहीं सकता, वो इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा। तो
मुझे लगता है कि उस स्टेप इस डैम को रोक देना चाहिए, क्योंकि उस समय कुछ हुआ नहीं था। आज की डेट में हम ग्लेशिएटेड जोन की बात करते हैं तो कहीं से भी ग्लेशियर का मूवमेंट हो सकता है कि हमारे पास वो जोन ऐसा है जहां से मटीरियल डिटैच होता है, उसको डिप्लीशन जोन होते हैं। तो जहां पे ये हस्तक हुआ है उसके बहुत नजदीक डिप्लीशन जोन है। तो इसरो की रिपोर्ट बता रही है, लेटेस्ट बता रही है कि वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लेशियर का पार्ट कि एक बड़ा बोल्डर टाइप का कोई मटेरियल किसका है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है जी। तो हमें लोअर रीच में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ग्लेशियर मूवमेंट की सेंसिटिविटी कहाँ तक है, कहाँ तक उसकी हाई वेलोसिटी है। उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हमें डैम कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो पूरे ख्याल के साथ, एहतियात के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी चाहिए। हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इस सदी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर अपनी 1/3 बर्फ खो सकते हैं। सर, कितना बड़ा अलर्ट है ये हमारे लिए? बिल्कुल, एक्चुअली ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं और हिमालय के ग्लेशियर बाकी जगह से ज्यादा स्पीड से पिघल रहे हैं जी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कोई भी डैम लेने के पहले जो स्टडीज होने चाहिए उसमें एक भी प्रोजेक्ट के लिए, एक भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक प्रामाणिक एनवायरमेंट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैंने नहीं देखा है आज तक। हम हर प्रोजेक्ट का EIA SIA देखते हैं और मैंने एक प्रोजेक्ट का, और हम हर बार सरकार को बताते हैं कि ये कटिंग पेस्ट जॉब है, ये डिसऑनेस्ट जॉब है, ये गलत लिखा है। उसके बावजूद ऐसे EIA के ऊपर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया जाता है। दूसरा, हमारे राज्यसभा राज्य मंत्री के साहब ने कहा कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हर प्रोजेक्ट में वायोलेशन हो रहे हैं। एक्सप्लोजिव्स और डायनामाइट का यूज हो रहा है एक्सप्लोजन के लिए, टनलिंग के लिए, जबकि वो DMMC उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने 2012 में कहा था कि पूरे उत्तराखंड में कहीं भी एक्सप्लोजिव्स का उपयोग नहीं होना चाहिए। जो एक प्रोजेक्ट में मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ मक बनता है और वो सीधा नदी में फेंका जाता है, क्योंकि उसका डिस्पोज करना है तो खर्चा लगता है, तो नदी में फेंक दो, कौन देखने वाला है। और इसके हादसे पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये ऐसे सब वायोलेशन खुलेआम हो रहे हैं, कोई भी देख सकता है, उसके बावजूद प्रोजेक्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट को इसके लिए जवाबदेही नहीं ठहराई गई है। आप देखिए कि जो प्रोजेक्ट को मॉनसून के फ्लड को विथस्टैंड करना था, वो डैम कुछ सेकंड में ये ऑफ सीजन फ्लड में कैसे टूट गए। ये 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो है NTPC का ADB फंडेड है। सोचिए वो प्रोजेक्ट कुछ सेकंड में ये ऑफ सीजन इवेंट में टूट गया, जबकि उसकी क्षमता, उसकी सेफ्टी मॉनसून के फ्लड 100 ईयर फ्लड के लिए होनी चाहिए थी। कौन जवाब देगा इस सब के लिए? तो जरूरी है कि आज एक हार्ड लुक लेके ऐसे प्रोजेक्ट को एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करके अबेंडन करने की जरूरत है। 2013 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको पूरा डिरेल किया गया और उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का हाथ था। लेकिन वो यदि वो उन्होंने जो बात की थी तभी वो उसको मानी होती तो आज ये दिन नहीं था जी। बड़ा कमिटी ने क्लियरली कहा है उसके बाद जो बनी सुप्रीम कोर्ट के बाद कि ऐसे प्रोजेक्ट लेने चाहिए और ये प्रोजेक्ट को क्यों नहीं लेने चाहिए, इसका क्यों रिव्यू होना चाहिए, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट रिवर्सिबल होना चाहिए। कहीं नहीं हुआ है, लेकिन बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लाख चेतावनी के बावजूद इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ठीक है सर, डॉक्टर अभिषेक आत्रे हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, कई याचिकाओं का दाखिल होना, उस पर जवाब मांगा जाना, कोर्ट का भी इंटरवीन करना, लेकिन परिणाम हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रदेश झेल रहा है, पूरा देश झेल रहा है। सर, आखिर इस तरह की अनदेखी क्यों होती है? देखिए, अब इस प्रोजेक्ट में ये जो आज कल की घटना हुई है, एक पूरा ग्लेशियर टूट के गिरा, ऐसी चीजें कई बार मतलब पहले से नहीं सोच सकते थे। जिस तरह हम 2013 केदारनाथ से इसकी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वहां पे झील थी, वहां कोई मैनमेड डैम नहीं था, यहाँ मैनमेड डैम था।
और जहां तक इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात है, जैसे बताया एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट था, तो क्लियरेंस खाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में बाकायदा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटीज बनी होती हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो पूरा असेसमेंट करने के बाद ही उनको क्लियरेंस मिलती है, तभी जाके इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट्स क्लियर किए जाते हैं। तो असेसमेंट तो पूरा किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाए। बहुत सारी चीजें फिर भी हैं, वायलेशन होने वाली बात, जो उनकी कंडीशंस होती हैं, जब फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलती है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस दी जाती है, उसमें काफी सारी कंडीशंस भी होती हैं। उन कंडीशंस का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे ये मलबा डालने की बात नदी में, इस तरह के वायलेशन होते हैं तो गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं उस लाइसेंस को कैंसिल रिवोक करने की, क्लियरेंस को रिवोक करने की। तो वहां ये इम्प्लीमेंटेशन भी उसका देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये अपनी जगह है कि जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये तो एक हम बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अपना फॉरेस्ट को एफॉरेस्टेशन की ओर फिर से ले जाना पड़ेगा। जो हमारा कैंपा फंड बना हुआ है, हर जगह जहां भी पेड़ काटे जाते हैं, फॉरेस्ट काटे जाते हैं, तो एक उसका डबल अमाउंट प्रोजेक्ट्स को देना पड़ता है, ताकि हम दूसरी जगह कहीं फॉरेस्ट बना सके। ये तो सब आदर्श बातें हैं ना वकील साहब, ये होता क्या है? मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं ना। के इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सख्त जरूरत है। हमें ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड आईज से उठा के वो दे दिया जाता है, बाकायदा प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई है। लेकिन अभिषेक चौधरी भी हमारे साथ है। तो अभिषेक जी, असल में एक लंबा चौड़ा असेसमेंट होता है, जैसे कि आत्रे साहब समझा रहे हैं, और उस असेसमेंट के बाद ही किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है। लेकिन क्या जितनी गाइडलाइंस होती है उनको ध्यान में रखा जाता है, या गाइडलाइंस सिर्फ कागजों के लिए होती हैं? अभिषेक जी, अभिषेक जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है, लेकिन नवीन भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन भटनागर साहब, अगर इस तरह की सिचुएशन में जो हम देखते हैं और जब वाकई पैनिक क्रिएट होता है, तो सर कितना मुश्किल होता है आम लोगों के पैनिक को भी कंट्रोल करना, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो लोग जो फंसे हैं उनको तो बचाना ही है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनको कंट्रोल भी करना है। ये डबल चैलेंज कैसे स्वीकार करते हैं और इसे पूरा कैसे करते हैं सर? इसके बारे में एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट देती रहती है, और जो ऐसे गंगा के किनारे या दूसरी नदियों के किनारे लोग रहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देती है और उनको रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह के बारे में बताया जाता है। यहाँ भी बताया गया वैलेंटाइन। लेकिन वो सडनली जो ये आपका हादसा हुआ है, तो इसके अंदर इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि ग्लेशियर टूटा, तेज प्रेशर आया, उसके साथ जो सेडल डैम और प्रोजेक्ट के डैम थे जो पूरी तरह मजबूत नहीं बन पाए थे, वो टूटे और पानी का एकदम फ्लड आया। लेकिन इन दैट मीन टाइम आगे तक जो है अप टू यूपी लोगों को अलर्ट कर दिया गया। हाँ। जी, नहीं तो हादसा बहुत बड़ा होता, ह्यूमन लॉस बहुत हो रहा। मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, ये सब बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई, बहुत अच्छी बात है। हिमालयन जो रिज है हमारे, ये टेक्टोनिक प्लेट जो है उन पर टिके हुए हैं, और ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में रगड़ रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रही हैं, और ये हाइट बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, जो मजबूती है इन पर्वतों की ज्यादा नहीं हो पा रही है। तीसरा, जो आप यही देखिए डैम के पास में थोड़ी दूर पर ही जो है गर्म पानी के स्रोत रहे। गर्म पानी कहाँ से आया? नीचे वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, जो हमें पता नहीं लग पाता, और वहां झटके आते रहते हैं, हल्के हल्के झटके आते हैं, कई बार जोर से आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो क्रैक पड़ जाता है बर्फ के अंदर, ये गर्म हीट से जो ऊपर जाके बर्फ में क्रैक्स आ जाते हैं और चेंजेस होते हैं, पत्थर फट जाते हैं। उनके साथ ऐसे ग्लेशियर अगर कहीं ब्लास्ट होता है, चाहे वो मैन मेड ब्लास्ट हो या नीचे का वोल्केनिक एक्टिविटी का हो, तो वो ऐसे टाइम में ग्लेशियर गिरते हैं। ये एक वार्निंग है, ये एक ही गिरा है, अभी और भी गिरेंगे अगर अभी तत्काल प्रभाव से हमें ये अगर नहीं रोका गया। और मैं तो ये कहूँगा हर 3 महीने में इसका सर्वे होना चाहिए और इसका जो है ऑडिट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट ऑडिट। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। इसे आप मैनमेड के लीजिए या नेचुरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज कर रहे हैं कि लगातार इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ऑडिटिंग होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम क्यों रुकना है, सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। की और उत्तराखंड में हुई उस घटना की जिसके बाद कई सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं, और सरकार की जिम्मेदारी, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी पर भी कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शादाब शम्स हैं उत्तराखंड से। शादाब जी, असल में राज्य सरकार की इस तरह के प्रोजेक्ट्स के मद्देनजर किस तरह की जिम्मेदारी है, और क्या उन जिम्मेदारियों को सही से माना नहीं जा रहा है, पालन नहीं किया जा रहा है, गाइडलाइंस पूरी तरह फॉलो नहीं की जाती है क्या? देखिए घनश्याम भाई, पहली बात तो मैं ये बता दूं, मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ
से वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इसलिए मुझे बहुत समय से बोलना पड़ेगा। हमारे बड़े आदमी, मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं कहीं गलत हूँ कि आज इसरो की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ग्लेशियर नहीं था जो टूटा। ये एक ताजा बर्फ जम जाती है, वो ताजा बर्फ का एक एवलांच था जो नीचे गिरा, वो भी गंभीर इशू है, कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं सब लोगों की चिंता के साथ अपने आप को संबद्ध करता हूँ, अपनी सरकार को संबद्ध करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो भी जरूरत पड़ेगी कठोर निर्णय लेने की भी हम जरूर लेंगे, क्योंकि ये कहे कि हम बच नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते। आखिरकार ये प्रदेश हमारा है, लोग हमारे हैं और दिक्कतें हमारे सामने आती है। तो मैं जितने महानुभाव आपके पैनलिस्ट के रूप में यहाँ बैठे थे, मैं सबकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि मेरी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी इस समय भी वो चमोली में उस आपदाग्रस्त में जाने से पहले मेरी उनसे वार्ता हुई और वो इतने संजीदा है कि कल वो आज फिर वहीं पे पहुंचे हुए हैं। एक एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है। देखिए, घटना के बाद जो आप एक्शन ले रहे हैं उस पर कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है शादाब भाई। घटना के बाद जिस तरह से सरकार सक्रिय हुई हमने देखा, आपने कॉम्पनसेशन भी बोला, वो भी हमने देखा, उस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा। लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की स्थिति से प्रदेश को दो चार ना होना पड़े। सर, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति आप बहुत अच्छे से समझते हैं सर। जितना विकास हम करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, घटनाएं आती हैं और प्रदेश को उतना ही पीछे लेके चली जाती हैं। सर, इसी से तो बचना है हमको। बिल्कुल घनश्याम भाई, मैं इसीलिए मैंने बड़ी विनम्रता से इस बात को कह रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। जो हमारी कमियां हैं, हमें अपनी कमियों के साथ लड़ना पड़ेगा और मेरी बड़ी गंभीरता से मैं नहीं, मेरा पूरा प्रदेश आपका बड़ा मशहूर चैनल है APM, उसके सब लोग देखते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि हम बड़ी संजीदगी से आपकी डिबेट को और तमाम जो लोग यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, जो विशेषज्ञ बैठे हैं, जो वो बता रहे हैं, हम सब लोग उसे बड़ी गंभीरता से लेंगे। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हम इन चीजों के ऊपर हमने बढ़ाए भी हैं, टेक्सिस भी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर बढ़ाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की आगे कोई मामला ना आए, जो हमारे बस का होगा, इस सरकार के बस का होगा, वो जरूर किया। ठीक है, हमारे से प्रोफेसर दीपक भट्ट भी है। दीपक जी, कई वैज्ञानिक समय समय पे शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उनकी रिपोर्ट्स भी आती है, सरकार तक पहुंचाई भी जाती है और बताया भी जाता है और चेताया भी जाता है। सर, इन रिपोर्ट्स का क्या होता है सर? कितनी प्रासंगिक दिखाई देती हैं आपको इस तरह की रिपोर्ट्स? क्योंकि होता वो कुछ नजर नहीं आता। देखिए, रिपोर्ट्स हर प्रोजेक्ट की बनती हैं और फाइनल रिपोर्ट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को जाती है, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, संबंधित विभागों को या मंत्रालय को जाती है। मगर उनपे एक्सपर्ट जो सजेशंस होते हैं या किसी रिपोर्ट का कंक्लूजन होता है किसी रिसर्च का, उसपे मुझे लगता है कि ज्यादा एम्फेसिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट है सर्वस्व लगाता है किसी स्टडी के लिए और उसका आते हैं तो उन आउटपुट को नजरअंदाज न किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो बेटर होगा। जी, हमारे साथ हिमांशु ठक्कर भी हैं। तो हिमांशु जी, कितनी जरूरत है गंभीरता से लेने की इस तरह के मुद्दों को, घटना से बाद में नहीं बल्कि घटना के पहले भी? हिमांशु जी, आप हैं मेरे साथ? हिमांशु जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कितनी जरूरत है गंभीरता से लेने की इस तरह के मुद्दों को, और घटना के बाद की गंभीरता तो ठीक है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से पहले हम कितने गंभीर हैं, ये कितना जरूरी है? हिमांशु जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? जी, सवाल मैं आपको दोहराऊं या आप सुन चुके हैं सर? नहीं, मैं अभी लाइन पे नहीं हूँ, सॉरी। अब आप सुन पा रहे हैं मुझको? अब लाइन पे हैं आप? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, हाँ जी। सर, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस तरह की घटनाओं के बाद तो हम संजीदगी दिखाते हैं, चर्चा भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से पहले कितना जरूरी है संजीदगी दिखाना, गंभीरता दिखाना, कि इस तरह की घटनाओं से हम दो चार ही ना हो? बिल्कुल, इसीलिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ पर वल्नरेबिलिटीज ऑफ कई तरीके से है, तो ये इन्हें आज सोचिए कि ऐसी हादसे होने के पहले हमको फोर वार्निंग मिलनी चाहिए। हमारा सैटेलाइट मॉनिटरिंग ऐसा होना चाहिए कि पहले से पता चले। ये तो छोड़ो, आज हादसा हुए करीब 36 घंटे हो गए,
लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि कौन से स्पेसिफिक लोकेशन में, कौन से स्पेसिफिक टाइम पे, कौन से स्पेसिफिक प्रक्रिया से ये हादसा शुरू हुआ और फिर कैसे ट्रैवल किया डाउनस्ट्रीम में, अभी तक नहीं पता है हमको ऑफिशियल एजेंसी से या कहीं से भी। एक लोग जनरली बात करते हैं कि कहीं ग्लेशियल टूटा है, कहीं पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कहीं पर एवेलॉन्च हुआ है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें और वो भी जनरलिटीज में करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है रिलायबल इंफॉर्मेशन इन टाइम, और फिर वो इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के वाली मैकेनिज्म, ये सभी पहलू में हम फेल हो रहे हैं। लेकिन हिमांशु जी, अभी तो प्रायोरिटी लोगों को बचाना है ना, शायद इस वजह से लेट हो रहा हो कि लोगों को बचाया जाए, कितने लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए, वजह क्या है, उस पे पहुंच जाएंगे। वो तो रेस्क्यू, वो एक तंत्र कर रहा है, वो सबको उसमें लगने की जरूरत नहीं है ना। तो बाकी साइंटिफिक जो एजेंसीज है, हमारा सैटेलाइट मॉनिटरिंग एजेंसीज है, वो क्या कर रही है, क्यों हमें नहीं पता है अभी तक ये क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, फिजिकली जाना जरूरी नहीं है हर जगह पे, और सबको सभी चीज में लगना जरूरी नहीं है। रेस्क्यू का काम कोई एक खास एजेंसी कर रही है, लेकिन बाकी लोगों से तो ये जानकारी की अपेक्षा है कि क्या हो रहा है। जी, तो असल वजह क्या है इसका जानना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अभिषेक आत्रे हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, चारधाम प्रोजेक्ट के कारण भी उत्तराखंड को काफी नुकसान पहुंचा था और इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक रवि चोपड़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 मीटर की जगह 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की इस रिपोर्ट के जरिए बात हुई। सर, आदेश देने के बाद, बातचीत होने के बाद क्या मॉनिटरिंग की भी जरूरत है? क्योंकि अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि हम आदेश तो दे देते हैं, कहा भी जाता है, गाइडेंस भी होती है, लेकिन वो मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। ये मॉनिटरिंग कितनी जरूरी है सर? देखिए, मॉनिटरिंग तो जरूरी है। ऑर्डर होने के बाद भी अगर वायलेशन हो तो उसके लिए तो गांव के लोग और बहुत सारे इस तरह एनजीओ हैं, काफी जो इकोलॉजिकल माइंड के लोग होते हैं, वो लोग भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और आजकल सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम लेटर के साथ फोटोग्राफ्स लगा के भेज दो कि हाँ ये वायलेशन हो रहा है, बट दैट मस्ट बी स्पेसिफिक कि ये डायरेक्शंस थी और ये वायलेशन हो रहा है। अगर 5.5 मीटर का है और 7 मीटर की रोड चौड़ी कर रही है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। इनफैक्ट इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हैं, और ये सिंपली कह देना कि वायलेशन हो रहा है, उससे काम नहीं चलता। उसके लिए कुछ तो एविडेंस होना चाहिए ना कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 5.5 मीटर कहा था और उसके कहने के बाद 7 मीटर की रोड चौड़ी करी और उसमें इतने पेड़ काट दिए। तो कहीं ना कहीं से फोटोज हम ले सकते हैं और उसके फोटोज के साथ में सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर फाइल कर दीजिए, वो PIL एंटरटेन हो जाती है। तो कहना अलग बात है, लेकिन हाँ, मॉनिटरिंग होना। अब जैसे ये पेड़ कटने से इकोलॉजिकल डिसबैलेंस तो होता ही होता है, तो फॉरेस्ट को तो हमें प्रोटेक्ट करना ही करना है अपना एट एनी कॉस्ट। ये एवलांचेस जो आए हैं, जैसे इन्होंने बताया, बहुत तरह की घटनाएं होती रहती हैं जमीन के नीचे। हम लोगों को उतने वर्ष नहीं है साइंस की उस फील्ड में, लेकिन उसके लिए साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, कहाँ प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलनी चाहिए, कहाँ नहीं मिलनी चाहिए, ये देखना हमारी पूरी साइंटिस्ट टीम का काम है। अब ये प्रोजेक्ट सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, वहां से सैंक्शन होते हैं। ADB ने अगर पैसा लगाया है तो वो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे ही कहीं फंड नहीं कर देगी कि जहां उसे दिखाई दे रहा हो कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी घटनाएं कई बार हमारी समझ से परे होती हैं। अब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि अचानक से ऐसी घटना हो जाएगी, कि इतना बड़ा एवलांच हो जाएगा। तो सारी लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशंस लेने की बहुत जरूरत है। तो आप इसे विशेषतः एकदम विशुद्ध रूप से प्राकृतिक घटना मानते? नहीं, प्राकृतिक घटना, अब ग्लेशियर का टूटना तो एक प्राकृतिक घटना ही है, उसमें किसी और का, आदमी का हाथ थोड़ी हो जाएगा। उससे बचना और उसका इंतजाम करना, उससे बचने के लिए अब जितने इंतजाम गवर्नमेंट कर सकती है, NDRF की टीम कर सकती है, वो कर रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, वो जो प्रोजेक्ट्स को, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देने की चीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंटिस्ट टीम की भी है। अगर कोई साइंटिस्ट टीम, जैसे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनी होती है, इकोनॉमिक क्लियरेंस या वो एनवायरमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जब प्रोजेक्ट जाते हैं, तो अगर कोई भी एडवर्स रिपोर्ट आ जाती है तो जल्दी से उसको सैंक्शन नहीं मिला करती है। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे, प्लीज सर बोलिए। ये हाँ, मैं एक जो आपदा से रिलेटेड बात ये कहना चाहता हूँ, कई फोरम पे बोला भी हूँ और बोलता भी हूँ कि हमें प्री और पोस्ट में डिफरेंस को समझना पड़ेगा। आपदा के प्री रेस्क्यू एंड पोस्ट रेस्क्यू हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारी कम्युनिटी कर क्या रहे हैं कि पोस्ट रेस्क्यू पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं बजाय कि प्री रेस्क्यू। यदि हम प्री रेस्क्यू को ज्यादा तवज्जो दें और उस पर ज्यादा एम्फेसिस करें, उस पर ज्यादा इन्वेंट्री करें, उस पर ज्यादा रिसर्च करें, तो मुझे लगता है
कि ये जो आपदाएं ये कम्बैट हो सकती है। हमें जब आदमी का नुकसान हो जाए या कैलेमिटीज हो जाए, कैजुअलिटीज हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, उसके बाद हम सब कुछ सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि प्री एस्टिमेट जैसे ये डैम्स बने हैं, इनमें कोई मॉनिटरिंग सिस्टम लग जाए, क्लाइमेटिक जोन तो कोई सिस्टम डेवलप हो जाए जिससे कि ये चीजें हमें पहले कुछ पता चल जाए, तो हम प्री रेस्क्यू पे ज्यादा रिसर्च करें, ज्यादा फोकस करें वनस्पति पोस्ट रेस्क्यू में, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो तो जितने भी इंतजामों की आप बात कर रहे हैं, क्या ये इंतजाम अभी नहीं होते हैं सर? देखिए, प्री रेस्क्यू मुझे लगता है कि लैकिंग है। नहीं, ये इंतजाम होते हैं या फिर इनकी अनदेखी कर दी जाती है सर? दोनों अलग अलग चीजें, ये होते ही नहीं है या होने के बावजूद अनदेखा किया जाता है? मुझे लगता है कि कुछ एक्सटेंट तक ये इग्नोरेंस है, क्योंकि हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंडक्ट और राइट की बात करते हैं। तो राइट की बात हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको हम थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में किसी भी रिस्पेक्ट। राइट हम पहले लेते हैं कि हमें ये चाहिए, पर हम कंडक्ट और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में प्री रेस्क्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक आत्रे आपको जोड़ रहे थे। नहीं, इस तरह की मॉनिटरिंग तो होती है। जो हर एक प्रोजेक्ट के साथ में वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए प्रॉपर एजेंसी होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी मॉनिटरिंग होती है। हो पाती है मॉनिटरिंग या नहीं हो पाती, दैट्स ए डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए सारे प्रोविजंस होते हैं, पूरी मशीनरी बनी होती है और बिना मॉनिटरिंग के कंसेंट टू ऑपरेट नहीं दी जाती है किसी प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारे साथ अभिषेक चौधरी भी है, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक जी, इस तरह की घटनाओं के बाद लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है सर? बहुत अच्छा प्रश्न किया, मगर जब मेरी वॉइस कट हो गई थी लास्ट टाइम, आपने एक क्वेश्चन किया था बड़ा अच्छा, ये गाइडलाइन केवल कागज मात्र पे नहीं है जी। बिल्कुल इस केस में तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में साफ अपने जजमेंट में जो नाम था फाउंडेशन फॉर रेस्टोर फॉर नेचुरल वैल्यू, उसमें साफ पैराग्राफ 4 में कहा कि स्टेट और राज्य सरकार सेक्शन 23 में और सेक्शन 31 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान होगा, मॉनिटरिंग होगी, टाइम टू टाइम वो होगा, मगर वो राज्य सरकार की बिल्कुल फेल नजर आई। और उसमें साफ कहा जजमेंट में, क्यों हाइड्रो के ऊपर आप पड़े हुए हो, क्यों सोलर को आप यूज नहीं करते, क्यों विंड पावर को आप यूज नहीं करते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को अगर मान लिया जाता और मानव एरर से, ह्यूमन एरर से, कोई नेचुरल एक्ट नहीं है, तो ह्यूमन एरर से ये सारी प्राप्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं स्टेट में साफ, सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 4 में जजमेंट में साफ कहा कि हम सरप्राइज है कि पार्लियामेंट ने जब ये एक्ट पास कर दिया, तो अब तक जब तक ये एक्ट बना नेशनल डिजास्टर एक्ट, तब तक भी कोई डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पर इसमें टाइम टू टाइम जो असेसमेंट होना है कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, तो इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं है। तो सर, ये जो पिछले क्वेश्चन का आपका प्रश्न था, ये उसका गाइडलाइन का उत्तर है। और दूसरा जो आपने अभी किया घनश्याम जी, बहुत ही कि अब इससे ऊपर क्या एक्शन या क्या किस तरीके का वो कार्रवाई कानूनी हो सकती है। तो सर, कंपनसेशन इसमें है। कई इंश्योरेंस कंपनी इसमें ऐसी है कि नेचुरल एक्ट करके अपना पल्ला झाड़ देंगी कि ये तो नेचुरल एक्ट है, बट ये नेचुरल एक्ट नहीं है। जो पहले भी 2013 में जब एक दूसरी गवर्नमेंट थी इससे पहले वाली, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी ये कहा कि उनको एक इंडेमनिटी बोर्ड की कई डेड बॉडी तो मिली भी नहीं है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी ये कहेंगी कि अभी पता कैसे चलेगा कि वो डेड है। और हमारा सीआरपीसी कहता है कि एक पर्सन किसी प्रज्यूम डेड, एक आदमी को तब मरा माना जाएगा कि जो 7 साल बीत जाएंगे, तो 7 साल तक उनको कंपनसेशन का इंतजार करना पड़ेगा। तो सर, ये बिल्कुल एक ह्यूमन एरर है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन केवल कागजों में रह गई, उसका बिल्कुल भी अनुपालन उत्तराखंड सरकार ने नहीं किया, जो 2017 की जजमेंट में साफ है जी। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए। नवीन भटनागर भी है। नवीन जी, अगर मौजूदा संसाधनों की बात करें और एनडीआरएफ की बात करें, क्या वो संसाधन एनडीआरएफ के पास हैं जिनके जरिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है? उसमें कुछ एड ऑन करने की जरूरत है क्या सर? नहीं, अभी तक तो एडिक्वेट इक्विपमेंट्स हमारे पास है, वेल ट्रेंड हमारे जवान है, लेकिन इसके बाद भी अभी रिसर्च चल रही है और नए इक्विपमेंट्स और प्रोक्योर किए जाएंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से हम लोग गेन करते हैं कि भाई ये हमारे संसाधन जो है हमने कितना तक ये हमारे इफेक्ट हुए। अब इसके अंदर एक नया चैलेंज मिला है,
इसमें और क्या हमें चीज़ें चाहिए, इजाफा चाहिए, उसके लिए हम प्रोक्योर करेंगे। और उसमें और कुछ चीज़ें हम अपने आप भी बनाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर नई टेक्निक हम इजाद कर लेते हैं। और बाहर से भी और जो टेक्निक मिलती है, जैसे लाइफ लोकेटर है जी, इसके अलावा डॉग्स तो हमारे पास हैं, ट्रेन डॉग्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इक्विपमेंट्स हैं जो अभी तो बड़े बड़े शेल्स और ये सब एस्केलेटर्स वगैरह हैं, लेकिन कुछ हैंडी छोटे भी हैं जिनको यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा BA सेट्स है, और तीसरा ये है कि और कैसे चेन सिस्टम से हम आगे बढ़ सकते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सकें, वो हमारे वेल एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं जी। ठीक है शादाब भाई, जाते जाते पूरे प्रदेश को कुछ अश्योर करना चाहेंगे, सांत्वना देने चाहेंगे, कुछ वादे करना चाहेंगे APN के जरिए? बिल्कुल घनश्याम भाई, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं आपके पैनल में, लेकिन मैं इतना बता दूं कि हम माननीय मुख्यमंत्री की आज सुबह बैठक कर चुके हैं, जिसमें इसरो के बहुत सारे अधिकारी सचिवालय में आए हुए थे। हमने तमाम टेक्निकल टीम को बुलाया हुआ था, जहाँ से बताया गया कि फला जगह से लॉन्च आया, ये ग्लेशियर नहीं था, कोई ग्लेशियर टूट के नहीं गिरा है। दूसरी बात, यहाँ पे लगातार स्टेट गवर्नमेंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कराती है। कहीं हमें ये डर लगता है कि ऐसा ना हो, आपदा कभी भी आ सकती है, डर ही आपदा है, और हम इनसे पहले ही इनसे सतर्क होकर तमाम चीजों को कराते रहते हैं। हमने हमारे यहाँ डॉपलर भी रडार लगा हुआ है, डॉपलर रडार से भी तमाम चीजों को देखा गया है कि उससे भी कुछ संज्ञान लिया जाए। हम बहुत संजीदा है और ये पूरी तरह से, यानी प्रदेश सरकार संजीदा है इस तरह की घटनाओं को लेकर, लेकिन उम्मीद की जाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो और उसके लिए भी सरकारी इंतजामों में किसी तरह की कमी आने वाले समय में ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो उत्तराखंड की नियति है कि जितना 2 कदम आगे बढ़ता है प्राकृतिक आपदाएं उसको 4 कदम पीछे कर देती है, लेकिन सरकारी इंतजामों में किस तरह की हिला हवाली ना हो इसका भी ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लोकतंत्र देखने के लिए। नमस्कार।